नमस्कार दोस्तों। G20, G7, आसियान, ब्रिक्स, शार्क, संघाई, नेटो, ओपेक और ना जाने ऐसे कितने अंतर्राष्ट्रीय समूह हैं जिनकी बैठकें आए दिन सुर्खियों में रहती हैं। इन दिनों दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के संगठन G20 की खूब चर्चा हो रही है। 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार नई दिल्ली में हो रहा है और इसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं के यहाँ पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बार सम्मेलन में नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनकी जगह उनके प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। 10 सितंबर को नई दिल्ली में सम्मेलन की अहम बैठकें होनी है। बैठकों का कोई तय एजेंडा नहीं है, लेकिन संभवतः जलवायु परिवर्तन, वैश्विक चुनौतियां, रूस यूक्रेन का युद्ध, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और गरीबी जैसे मुद्दे चर्चा का विषय हिस्सा होंगे। हर साल एक रोटेशनल सिस्टम के तहत सदस्य देशों को सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मिलता है। मेजबान देश G20 की बैठकों का आयोजन करते हैं। एक थीम के तहत बैठकें होती हैं और कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए जाते हैं। लक्ष्यों का क्या होता है? साल 2008 से लेकर साल 2022 तक G20 की अब तक 17 बैठकों का क्या हासिल हुआ है? इस दौरान समूह के क्या प्रमुख एजेंडे रहे हैं? उन एजेंडों को पूरा करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और उनका परिणाम क्या रहा है? विदेशी मामलों के जानकार हर्ष पंत कहते हैं कि G20 की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि साल 2008 के आर्थिक संकट को मैनेज करना था। तब आर्थिक संकट को काबू करने में इस समूह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं G20 ने IMF और वर्ल्ड बैंक में कुछ सार्थक बदलाव भी किए थे। वो आगे कहते हैं कि G20 की बहुत ज्यादा उपलब्धियां तो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि G20 का गठन ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके गठन ने दर्शाया है कि दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में तेजी से बदलाव हो रहा है। पहले G7 या G8 समूह बड़े वैश्विक आर्थिक मसलों पर फैसला ले लिया करते थे, लेकिन जब आर्थिक व्यवस्था बदलने लगी और 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान इन देशों को एहसास हुआ कि उनका यानी पश्चिमी देशों का दबदबा अब उतना प्रभावी नहीं रहा कि जो आर्थिक विषमताएं आ रही थीं उनसे निपटा जा सके, तो उन्होंने इस फोरम को बनाया ताकि उभरती हुई ताकतों को भी इसमें शामिल किया जा सके, आर्थिक फैसलों का हिस्सा बनाया जा सके। और रूस के राष्ट्रपति का इस तरह G20 की बैठक से खुद को दूर करना क्या G20 की प्रासंगिकता पर सवालिया निशाना खड़ा करता है? इस सवाल के जवाब में इस तरह के आर्थिक प्लेटफॉर्म तभी ज्यादा कामयाब होते हैं जब दुनिया में भू राजनीतिक तनाव कम हो। अभी ऐसी स्थिति है कि यह तनाव बहुत ज्यादा हावी है। बड़ी शक्तियां आपस में एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार नहीं है, तो उन्हें साथ लाना बड़ी चुनौती होती जा रही है। ये कह देना कि इसका प्रभाव केवल G20 पर हुआ है, ऐसा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी डेडलॉक है, क्योंकि रूस, चीन एक तरफ है और पश्चिमी देश एक तरफ है। कोविड के समय विश्व स्वास्थ्य संगठन ने काम नहीं किया क्योंकि चीन ने वहां अड़चने लगाई। WTO काम नहीं कर रहा है, तो ये मुश्किलात हम दुनिया भर में देख रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि केवल G20 ही एक ऐसा समूह है जो काम कर रहा है, जिसकी बीते एक साल की सभी बैठकें पूरी हुई हैं, जिसमें विकसित और विकासशील देश दोनों साथ आ रहे हैं। रूस के प्रमुख भले ना हिस्सा ले रहे हों, लेकिन उनके प्रतिनिधि भारत आ रहे हैं, इसीलिए इसे एक अलग नजरिए से भी देखा जा सकता है। उनकी उपलब्धि के सवाल पर वापस आए तो दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार SD मुनि सीधे शब्दों में कहते हैं कि G20 से दुनिया को अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। एक नया संगठन है जिसमें आर्थिक हालातों को सुधारने की बात की गई है, लेकिन इसका कोई खास असर दुनिया में ऐसा मुझे नहीं लगता। ऊपर देखें तो G20 की बैठक में आपको खूब तड़क भड़क नजर आएगा। सजावट, G20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के प्रमुख का जुटना, एजेंडा तय करना, लेकिन गहराई से देखें तो अभी तक G20 से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। परिवर्तन जैसे मसले हैं जिन पर पेरिस समझौते के बाद भी कुछ नहीं हुआ। G20 के सदस्यों पर कोई बाध्यता नहीं है कि वो G20 के मंच पर किए अपने वादों को निभाएं। यही G20 के पास भी ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके तहत इन वादों को लागू करने के लिए कुछ किया जा सके। यूनाइटेड नेशनल में बात होती है, लेकिन उनके पास धन नहीं है जिसका इस्तेमाल कुछ मामलों में किया जा सकता है। G20 में ऐसा नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम ने G20 की पृष्ठभूमि में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट का शीर्षक है बार बार विफल होने के बावजूद भी G20 क्यों मायने रखता है। डेमियन केव के लेख में लिखा है कि कुछ आलोचक G20 की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हैं। इसका मानना यह है कि इस साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सम्मेलन में शामिल नहीं होने के फैसले के बाद
यह चिंता वाजिब है कि G20 कमजोर हो गया है। कई विदेश नीति विशेषज्ञों के हवाले से उन्होंने लिखा है कि प्रासंगिकता बरकरार रखने के लिए G20 को अपने पश्चिम परस्त दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। अगर पश्चिम की नीतियों को बढ़ावा मिलता रहा तो सदस्य देशों में आगे सहमति नहीं बन पाएगी। में होने जा रही बैठक के एजेंडे में जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास और कम आय वाले देशों में कर्ज के बोझ को कम करना, यूक्रेन में रूस के युद्ध से बढ़ी मुस्तफी जैसे मुद्दे शामिल हैं। यदि सदस्य देश इनमें से किसी एक या सभी विषयों पर आम सहमति बना पाते हैं तो वे अंत में एक आधिकारिक साझा की घोषणा कर सकते हैं। इस घोषणा के बाद क्या जब नतीजे की बात आती है तो अक्सर कुछ नहीं नजर आता है। साल 1999 में गठन के बाद के समूह के अधिकांश साझे बयान बस बयान तक ही सीमित रह गए हैं। जैसे रोम में साल 2021 शिखर सम्मेलन के दौरान G20 नेताओं ने कहा कि वे सार्थक और प्रभावी कार्यों के साथ ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करेंगे, विदेशों में कोयला बिजली संयंत्रों के वित्त पोषक को समाप्त करेंगे। साल 2022 में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बताया है कि दुनिया भर में कोयला आधारित बिजली उत्पादन एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। इस साल कोयले में निवेश 10% से बढ़कर $150 अरब होने की उम्मीद है। G20 की कुछ उपलब्धियों पर भी नजर दौड़ाई है। अखबार के अनुसार अभी हाल ही में 2021 में G20 ने एक बड़े टैक्स सुधार का समर्थन किया जिसमें प्रत्येक देश के लिए कम से कम 15% का वैश्विक न्यूनतम कर शामिल था। इसने नए नियमों का भी समर्थन किया जिसके तहत अमेजॉन जैसे बड़े वैश्विक व्यवसायों को उन देशों में कर का भुगतान करना होगा जहां उनके उत्पादन बेचे जाते हैं, भले ही वहां उनके कार्यालय ना हो। ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट एक बड़ा कदम है लेकिन अब तक ये लागू नहीं हुआ। यूं तो साल 1999 से G20 को बैठकें हो रही हैं, लेकिन इनमें सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर हिस्सा लेते थे। एशिया में आर्थिक संकट के दौरान इन्हीं ने मिलकर G20 का गठन किया था, इस सोच के साथ कि ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। पर साल 2007 में और 2008 में आए वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद G20 की तस्वीर बदल गई। साल 2008 में अमेरिका पहली बार G20 के सदस्य देशों की बैठक अमेरिका के वाशिंगटन शहर में आयोजित की गई। दुनिया तब वैश्विक आर्थिक संकट से जूझ रही थी। अमेरिका के 2 प्रमुख बैंक दिवालिया हो गए। बिगड़ते आर्थिक हालात को देखते हुए यह तय हुआ कि अब G20 की बैठक में सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों की जगह हेड ऑफ स्टेट यानी सदस्य देशों के प्रमुख इसमें हिस्सा लेंगे। सम्मेलन को वित्तीय बाजार और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन कहा गया है। राष्ट्रों के शीर्ष नेताओं के अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशनल के प्रमुख और स्पेन, नीदरलैंड भी इसमें शामिल हुए हैं। सम्मेलन के दौरान आर्थिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रमुख इस बात पर सहमति हुई कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में सुधार के लिए समान सिद्धांत होने चाहिए और उन सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक कार्य योजना शुरू करना होगा। देशों ने व्यापार और निवेश पर 12 महीने के लिए नई बंदिशें लगाने के परहेज करने पर सहमति व्यक्त की। साल 2009 में ब्रिटेन लंदन में 1 साल बाद हुए सम्मेलन को फॉलो अप बैठक की तरह देखा गया। बैठक का एजेंडा वैश्विक आर्थिक संकट ही था। बैठक में सदस्य देशों ने विकासशील देशों और उभरते बाजारों के विकास के लिए IMF के ऋण संसाधनों को बढ़ाकर $750 अरब करने का वादा किया था। ने इस सम्मेलन में उन देशों को ब्लैकलिस्ट करने पर सहमति जताई जिन्होंने कर से चोरी से निपटने के प्रयासों में सहयोग करने में इनकार या परहेज कर दिया। 2009 में अमेरिका लंदन में हुई बैठक के तुरंत बाद अमेरिका के पीटर्सबर्ग में इस बैठक की योजना बनाई गई। इसी समिति में G20 को आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में परिभाषित किया गया। 2010 कनाडा टोरंटो में हुई इस बैठक में G20 देशों ने यह माना कि साल 2008 की आर्थिक मंदी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति नाजुक और कमजोर हो गई है। मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों ने अपने बजट घाटे और बाहरी उधार में कमी लाने का वादा किया था।